हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस लेसन की शुरुआत है लोहार की दुकान से। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और प्रभाकर को ये समझदार लग रहा था। तो कुल मिला के लोहे पर बात आई है। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे? लोहे के औजार, कृषि के उत्पादन का बढ़ना, गांव में कौन कौन रहते थे, यात्राओं का विवरण, जातक कथाएं, भरूच के बारे में जानना, सिक्के, उनके बारे में उपयोगी बात, प्रमुख नगर जैसे मथुरा, NBPW यानी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, शिल्प और शिल्पकार, अरिकमेड़ू क्षेत्र, रोम आदि के बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं लोहे के औजार। देखो, आज लोहे के औजार हम काम में ले रहे हैं, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। और इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। लोहे का प्रयोग कब शुरू हो गया था? लगभग 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी मात्रा में मिले हैं। देखो, हमने अध्याय 4 में पहले पढ़ा भी था। एक तो हमने पढ़ा था ब्रह्मगिरी के बारे में, एक हमने वहाँ पढ़ा था इनाम गांव के बारे में। ये महापाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो महापाषाण कब्रों में हमें लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें मिलता है। यानी लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजार है उनका उपयोग बढ़ गया। इसके संकेत हमें साफ साफ साक्ष्यों से मिलते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल मिले हैं। ठीक है, यानी क्या क्या बने थे? कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल। अब लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ा था, तो वो अपने आप में क्रांति से कम नहीं था। ठीक है, यहाँ हमें कुछ औजार दिखाए भी गए हैं, जैसे हमें हंसिया दिखाया गया है, कुल्हाड़ी दिखाई गई है और संडासी दिखाई गई है। ठीक है, संडासी है, कुल्हाड़ी है, हंसिया है, ये औजार अपने को यह चित्र में दिखाए गए। तो इस प्रकार के अन्य औजारों की बात करें तो हम दैनिक जीवन में जैसे कुर्सी, मेज़, कील, फावड़ा, पाइप, एची, इस प्रकार की और भी सामग्रियाँ वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंचाई। ठीक है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि साम्राज्यों का निर्माण हो गया, तो जब समृद्ध गांव नहीं होंगे तो राजाओं के राज्य हैं वो बने रहने मुश्किल थे। ठीक है, तो जिस तरह कृषि के विकास के लिए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे। ठीक है, तो यानी राज्यों के बने रहने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाना ज़रूरी था और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनमें सिंचाई के कार्य करना भी ज़रूरी था। अब इस चार्ट में अपने को दिखाया गया कि सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, अब देखिए, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। यानी पहले उत्पादन होता था वो अनिश्चित था क्योंकि सामग्री नहीं थी, साधन भी नहीं थे, सिंचाई के साधन भी नहीं थे। अब लोहे का इस्तेमाल होने लग गया था, सिंचाई के साधन भी आने लग गए थे, इसलिए अनिश्चितता कुछ कम हो गई। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब इस आधार पर नीचे जो टेबल दी गई है हमें उसको पूरा करना है। देखो हुआ क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पहले में दे रखा है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। अब धन चाहिए तो वो कर किससे लेंगे? वो अधिकांश कर किसानों से लेंगे। अब किसानों से कर लेंगे तो अब किसान कर देश के, इसके लिए क्या था? उनको उत्पादन बढ़ाना था। तो यहाँ क्या आएगा? ये लाइन आ जाएगी, किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। अब किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य को क्या करना था? सिंचाई की सुविधा करनी थी। तो उत्पादन किससे बढ़ सकता था? सिंचाई से ही संभव हो सकता था। यानी कर अधिक दिया जाए, इसके लिए उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन किससे बढ़ सकता था? उत्पादन सिंचाई से ही संभव था। तब क्या किया गया कि राजाओं द्वारा सिंचाई की योजना बनाई गई और उस पर धन खर्च किया गया। अब इसके लिए उन्होंने क्या बनाई? जैसे उन्होंने नहर, ठीक है, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय आदि का निर्माण इन्होंने करवाया।
तो सिंचाई के साधन बढ़ गए। अब ये बनवाए तो कृषि का उत्पादन बढ़ा। अब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो राजस्व भी बढ़ गया, ठीक है। और राजस्व बढ़ा तो राजाओं के राज्य भी बने रह गए, ठीक है। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यानी दक्षिणी हिस्सा अलग था, उत्तरी हिस्सा अलग था, गाँव का हिस्सा अलग था। तो 3 तरह के लोग यहाँ माने गए। जहाँ तक तमिल क्षेत्र की बात करें तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी क्या कहलाते? वेलल्ला। साधारण हलवाओं को कहते थे उणवार। भूमिहीन मजदूर दास आदि को कडेसियर और अधिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान, ऊपर वाली बात आई थी वो तो तमिल क्षेत्र में दक्षिण के लिए है। अब उत्तर की बात आती है तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग वो ग्राम भोजक बनते थे, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही परिवार के लोग चलते थे। इस प्रकार ग्राम भोजक का पद क्या था? आनुवंशिक पद था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी ज़मीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इनको ही सौंप देते थे। यानी जिस क्षेत्र में जो ग्राम भोजक है वो बड़ा भूस्वामी हुआ करता था और वो वहाँ से आसानी से कर वसूल कर सकता था, इसलिए राजा भी इनको कार्य दे देता था। और साधारण ये न्यायाधीश का और पुलिस का काम भी यहीं अपने आप ही कर लिया करते थे। कौन? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र किसान थे, कृषक थे, वो गृहपति कहलाते थे। और इनमें ज़्यादातर तो छोटे किसान ही होते थे। गृहपति छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी। उनमें दास कर्मकार आते थे, ठीक है, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे। तो अधिकांश जगह ऐसे काम करने वाले थे जिसमें लोहार का काम है, कुम्हार का काम है, बढ़ई, बुनकर आदि का काम करने वाले शिल्पकार भी थे। तमिल साहित्य, देखो प्राचीन तमिल साहित्य, प्राचीन रचनाएं हैं, उनमें देखिए तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं तमिल साहित्य को? संगम साहित्य। और संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। तो ये जो सम्मेलन हुए थे, ये सम्मेलन ही क्या कहलाए? ये संगम कहलाए। तो इन सम्मेलनों के अंदर इन काव्यों का संकलन हुआ, इसलिए संगम साहित्य कहलाए। गांव में रहने वालों के यानी गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में ही पाए गए हैं। यानी अभी हमने देखा था कि भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता है, साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता है, भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियर, अधिमई कहते हैं। ये इस प्रकार के जो नाम है वो हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त हुए हैं। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के यानी प्राचीन समय के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं। देखिए जो सिक्के हैं वो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए उनको आहत सिक्के कहा गया। और इन पे पंच, इन्हें ठप्पा लगाया जाता था, तो इनको पंच मारक के नाम से भी जाना गया है। ये जो सिक्के थे उन सिक्कों पर अधिकांश अर्धचंद्र, वृक्ष, मछली, सूर्य आदि की आकृतियाँ चित्रित हुआ करती थी। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चित्र नीचे इनका दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण ये आहत सिक्के कहलाए और ये भारतीय प्राचीनतम मुद्रा के रूप में माने गए, प्राचीनतम सिक्के माने गए। आहत सिक्के, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे, ठीक है। ये या तो धातु की चद्र को काट कर बनाए जाते थे या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह या ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश सिक्कों में पाए जाते हैं, अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक ये प्रचलन में भी रहे हैं।
ठीक है। तो प्राचीनतम सिक्के कौन से? आहत, जिनको पंचमारक सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है, विनिमय के साधन। यानी उस वक्त विनिमय के लिए भी अनेक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे यहाँ नमक के बारे में बताया जा रहा है। अब है नगर, क्योंकि इस लेसन में कुछ नगरों के बारे में जानकारी दी गई है। अक्सर नगर है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, और यहाँ हमें जो दिया गया है वो एक नगर है मथुरा, ठीक है। अब मथुरा की लोकेशन अपन देखें तो देखिए, ये जैसे अपन देखें राजस्थान का हिस्सा देखें, ठीक है, ये देखिए ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है। इस पूर्वी हिस्से पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो इस उत्तर प्रदेश पर यहाँ आगरा मथुरा जैसे क्षेत्र राजस्थान के बिल्कुल निकट है। तो यहाँ जो मथुरा है वो कोई समय में प्रसिद्ध था, तो उसके बारे में अपने को जानकारी दी गई है कि मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों? क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर था। यातायात का रास्ता, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं और उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। तो इनमें उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते थे। दो रास्ते हो गए, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और फिर इसके चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी, ठीक है, चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर बने थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा साथ ही साथ बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी एक केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी मथुरा, ठीक है। इसके बारे में आगे अध्ययन किया जाएगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर मिले हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी मथुरा कृष्ण भक्ति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, ठीक है। खास तौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। ध्यान रखिए, पहले भी मैंने बताया दिया था कि इतिहास में अभिलेख लिखने की परंपरा ईरान के अखमनी वंश के शासकों ने शुरू की थी, और उसको देखा देखी अशोक ने भारत में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों पर तथा अनेक मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये छोटे हैं, संक्षिप्त है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का ही उल्लेख करते हैं। ज़्यादातर किसका उल्लेख है? ज़्यादातर दान का उल्लेख है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में, ध्यान रखें, मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले। यानी मथुरा के अभिलेख में किन किन का उल्लेख मिलता है? सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले आदि के बारे में अपने को जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है शिल्प और शिल्पकार, यानी किस प्रकार का शिल्प उस समाज में व्याप्त था और कैसे कैसे शिल्पकार थे। यहाँ एक अपने को साइड में दे रखा है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड या पात्र। देखिए, एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले, ठीक है, कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले जो पात्र मिले हैं वो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहलाए। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उस तापमान पर पकाते थे, ठीक है, उस तापमान पर रखते जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी दीवार कैसी हो जाती थी? काली, ठीक है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे से चमक प्रदान करती थी। यानी एक तो भट्टों पर इसको अधिक तापमान पर पकाते तो उनकी बाहर से काली हो जाती थी, दूसरा एक पतली काली लेप इन पर लगाई भी जाती थी जो इसको शीशे जैसा चमक प्रदान करने के लिए लगाई जाती थी। इसलिए क्या कहलाए? इसलिए ये उत्तरी काले चमकीले पात्र कहलाए। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, यानी सामग्री मिली है। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया, NBPW, क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। तो इनको उत्तरी काले तो इसलिए कि रंग काला है, चमकीले इसलिए कि इनमें चमक है, और उत्तरी इसलिए कि उपमहाद्वीप के अधिकांश उत्तरी भाग में इनका मिलन हुआ है या प्राप्ति हुई है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, भी नष्ट हो गए होंगे, या लकड़ी का इस्तेमाल हुआ तो वो गल गई होगी, कमज़ोर सामग्री थी तो वो नष्ट हो गई होगी। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै, ये कपड़ों के बहुत प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै।
यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, ठीक है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यानी शिल्पकारों के व्यापारियों के जो संघ थे उन संघों को श्रेणी कहा जाता था। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, ठीक है। तो श्रेणियाँ क्या करती थी? अपने काम का प्रशिक्षण देती, कच्चा माल उपलब्ध कराती, तैयार माल का वितरण करना। इसके अलावा जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ क्या करती थी? व्यापार का संचालन करती थी। यानी शिल्पकारों की श्रेणियाँ काम की ट्रेनिंग देती, कच्चा माल देती, तैयार माल ले लेती थी, जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियाँ थी वो व्यापार का संचालन करती थी। और ये श्रेणियाँ बैंक के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करा सकते थे और ले भी सकते थे, ठीक है। और जो जमा पैसा कराते थे उस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। यानी जिसने धन जमा कराया उसका हिस्सा कुछ को दिया जाता था, वो कुछ धार्मिक आदि के लिए भी काम लिया जा सकता था, ठीक है। अब दे रखा है सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम कहाँ से लिया गया? अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र में अध्याय 7 में उल्लेख आया है। यानी हमने पीछे पढ़ा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा किया था। उसका प्रधानमंत्री या उसको दिशा बताने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। उसी विष्णुगुप्त की रचना है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है किस प्रकार एक पदाधिकारी है, उसकी देख रेख में कारखानों में सूत, कताई और बुनाई की जाती है। तो यहाँ दिया गया ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यानी करीब करीब जो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में जो लगाई गई है वो करीब करीब महिलाएं हैं, ठीक है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती है और तैयार माल बाहर भेज सकती थी दासियों के द्वारा, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बातें करता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो इसके लिए उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म निरीक्षण, यानी किसी क्षेत्र के बारे में एक जानकारी। अरिकमेडु, ठीक है, यहाँ किसके बारे में जानकारी दी है? अरिकमेडु। कहाँ ये क्षेत्र? पुडुचेरी, ठीक है। देखो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पतन या एक बंदरगाह था। अरिकमेडु क्या था? एक पतन या बंदरगाह था। और अरिकमेडु पर दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। अरिकमेडु पर सामान दूर दूर से आकर उतरता था। या ईंटों से बना एक ढांचा मिला, उस ढांचे को गोदाम माना गया है। तो गोदाम था तो सामान अरिकमेडु पर उतरता था। या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ भूमध्य सागर के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। कैसे पात्र मिले? एम्फोरा। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। एम्फोरा में क्या रखे जाते थे? शराब या तेल। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे, ठीक है। ये इस प्रकार के पात्र थे कि इनमें पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हत्थे लगे थे। जैसे इस प्रकार दोनों तरफ हत्था लगा दिया जाए, ये एम्फोरा जैसे पात्र आ गए, ठीक है, दोनों तरफ। साथ यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जो शराब और तेल रखने के काम आते होंगे। दोनों तरफ इसको पकड़ने के लिए हत्था लगा होता था। और साथ यहाँ से एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन कहा गया है। इटली का एक शहर है एरेटाइन, इसलिए लाल चमकदार बर्तन तो इटली के शहर के हिसाब से मिले, उन्हें एरेटाइन कहा गया है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है। यानी कोई सांचा ऐसे मोहर लगी थी, उस पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा दिया तो वो बना था क्या? एरेटाइन। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे बने यहीं थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है। कहाँ? ये बात की जा रही है अरिकमेडु की, ठीक है।
साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, ठीक है, रंगने के काम के लिए पात्र मिले। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ की बात चल रही है? अरिकमेड़ू की बात चल रही है, ठीक है। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न मिले हैं, छोटे कुंड मिले हैं जो रंगाई के काम आते होंगे, साथ ही साथ शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के भी पूरे सब साक्ष्य में अरिकमेड़ू से मिले हैं। इधर साइड में अपने को एक लेख दिया गया, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। यानी प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहते हैं। देखिए, हमने पहले के जो पाठ पढ़े हैं उनके अंदर आया है उत्तर के काले पालिश वाले बर्तन, यानी NBPW, ठीक है। यानी ये उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं इसलिए उत्तरी कहलाए, ब्लैक हैं, काले हैं इसलिए वो ब्लैक या काले कहलाए, उन पे पॉलिश की हुई चमकदार तो वो उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन कहलाए। ये जो खूबसूरत बर्तन है, ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ और थैलियाँ, यानी NBPW में कौन कौन से सामग्री ज़्यादा विशेष हैं, तो वह कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली है। पुरा स्थलों पर पहुँचने का कारण क्या है कि व्यापारी इनको अलग अलग जगह से लाते थे, वहाँ से लाते थे जहाँ ये बनते थे और वहाँ ले जाकर बेचते जहाँ ये नहीं थे। तो इस प्रकार व्यापारी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। दक्षिणी भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर से काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी काली मिर्च, सोना, मसाले, कीमती पत्थर, इनके लिए विशेष प्रसिद्ध क्षेत्र था तो वो था दक्षिणी भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि रोमन साम्राज्य के लोग काली मिर्च को काले सोने के नाम से पुकारते थे और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के माध्यम से या सड़की रास्ते के माध्यम से रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में अनेक रोमन सिक्के मिलने हैं। इन सिक्कों के मिलने से अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोम का व्यापार इन दिनों भारत के साथ अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब देखिए, व्यापार से जुड़ी एक छोटी सी अपने को कविता दी गई है, ठीक है। व्यापार के प्रांगण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं, यानी व्यापार के जो प्रमाण हैं वो संगम कविताओं में अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ एक ऐसी कविता पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है, यानी कौन कौन सा माल यहाँ संगम कविताओं के माध्यम से पता चलता है कि जो पूर्वी तट पर लाए गए। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ और दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये आयातित चीज़ों की यहाँ जानकारी दी गई है, जो है तेज तर्रार घोड़े, काली मिर्च, रत्न सोना, चंदन की लकड़ियाँ, मोती मूंगे, कावेरी की फसलें, श्रीलंका का खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। क्योंकि भारत के दक्षिणी हिस्से के एक तरफ देखते हैं तो अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका व अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। यानी जो व्यापारी थे वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से चलते थे और इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना वो पसंद करते थे, क्योंकि इन लंबी यात्राओं के लिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून थी वो उनके लिए लाभदायक थी और साथ ही साथ ऐसी लंबी यात्राओं के लिए उनको मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी करना पड़ा। यानी अफ्रीका और अरब के व्यापारी थे वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में, किस भाग में? दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है और इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। किस भाग की बात कर रहे हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग की बात की जा रही है, जिसमें पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं और नदियों
के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, यानी दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान माना गया तो वो कौन सा है? कावेरी का मैदान। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति इकट्ठी हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, विशेष शब्द याद रखें, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। और मुवेंदार एक तमिल शब्द है। कौन शब्द है? तमिल शब्द। और मुवेंदार तमिल शब्द का अर्थ है तीन मुखिया। तो मुवेंदार के ये तीन मुखिया कौन है? ये है चेर, चोल और पांडे। कौन है? चेर, चोल और पांड्यों के लिए ये मुवेंदार शब्द आया है, जो तीन मुखिया के रूप में जाने गए। देखिए, चेर, चोल, पांडे हैं वो भारत के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हुए अपने समय के अंदर, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने गए थे। चेर है, उन लोगों ने धनुष और तीर को अपना राज चिन्ह बना रखा था और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इनका राज्य फैला हुआ था। वहीं चोल शासकों ने अपना राज चिन्ह बाघ को बना रखा था और इनकी नौसेना काफ़ी शक्तिशाली थी और बंगाल की खाड़ी तो चोलों की झील के नाम से ही प्रसिद्ध थी। ठीक है। पांडे शासक है, उन्होंने मछली को राज चिन्ह बना रखा था और तमिलनाडु इनकी क्षेत्र था। इन तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी मुखिया कौन थे? तीन, चेर, चोल और पांडे। और इनके सत्ता के केंद्र कितने थे? दो दो। इनमें से एक सत्ता का केंद्र तो तटीय हिस्से में था और एक अंदरूनी हिस्से में था। इस प्रकार इनके दो थे। तो कुल मिला के केंद्र हो गए 6, 2 चेरों के, 2 चोलों के, 2 पांड्यों के। लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण केंद्र केवल 2 थे। एक तो था चोलों का पतन था पुहार या कावेरी पत्तनम। पुहार या कावेरी पत्तनम किनका पतन या बंदरगाह था? चोलों का। दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ये उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये जो मुखिया थे, जो यहाँ इन क्षेत्रों के थे, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाया करते थे। ठीक है। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते और बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों आदि के बीच में बांट दिया करते थे। तो इस प्रकार कवियों के बीच में भी जब बंटवारा होता था तो अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं के बारे में प्रशंसात्मक बातें लिखी है, जिन्होंने उनको कीमती सामान, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिए थे। तो संगम कवियों ने इन राजाओं के बारे में या मुखियाओं के बारे में काफ़ी लिखा है, जहाँ से उनको उपहार मिला करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। एक बात याद रखें कि जो सातवाहन वंश है वो एक मात्र सत्तात्मक वंश था। ठीक है। यानी वैसे भारतीय समाज के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सिंधु समाज है, वो एक मात्र सत्तात्मक समाज माना गया है, क्योंकि वहाँ मात्र देवी की मनमूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली है। इसी प्रकार यदि भारतीय इतिहास के अंदर कोई अन्य शासक या समाज मात्र सत्तात्मक माना गया है तो वो सातवाहन समाज माना गया है। ठीक है। सातवाहन में सबसे प्रमुख राजा हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी, और उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है। और ये मात्र सत्तात्मक समाज क्यों माना गया? क्योंकि सातवाहन शासक अपनी माँ का नाम साथ लगाया करते थे। जिस प्रकार गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के साथ आ रहा है, उसकी माँ का नाम गौतमी। ठीक है। तो गौतमी पुत्र बलश्री द्वारा दान के अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी हम क्या है, दक्षिणापथ का नाम लेते हैं। श्री सातकर्णी ने पूर्वी यानी बंगाल की तरफ, पश्चिमी यानी गुजरात महाराष्ट्र की तरफ और दक्षिणी तटों तक भी अपनी सेनाएं भेजी थी। इस प्रकार सातकर्णी या इस समय का सातवाहन साम्राज्य काफ़ी विशाल था। रेशम मार्ग की कहानी। रेशम की कहानी और कुषाणों से जुड़ी ही बातें हैं। कुछ शासक देखिए जिसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उनको कर, शुल्क और तोहफा मिलता था और ये लाभकारी सिद्ध था। इसके बदले में यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा दिया करते थे। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे यदि प्रसिद्ध कोई थे तो वो थे कुषाण, और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था।
पेशावर और मथुरा कुषाणों के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी और फिर वहां से जहाज़ों द्वारा ये रेशम है वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार ये भारत का क्षेत्र है, कुषाणों का राज्य है, वह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता और प्रचुर मात्रा में धन कमाता था। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ सिकंदर खान को इजाज़त दें। धन्यवाद।